हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी। दोस्तों, पिछली कई बार से मौसम और स्वास्थ्य के कारण गला बहुत ख़राब है। फिर भी हमें तो आपस में बात करनी है, हमें अपनी बात कहनी है और आपको सुननी है। इसलिए हम शुरू करते हैं आज का कथानक। दोस्तों, नई पीढ़ी में कहीं कहीं कुछ लोगों में एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। वो ये है कि वो अपने पेजर पेरेंट्स को या पुराने लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते। इसी सवाल को लेकर ये कथानक बुना गया है और कहानी प्रस्तुत है जलता हुआ सवाल। बाहर से डोरबेल बजाते हुए 5 मिनट बीत चुके थे। रुक रुक कर मैं डोरबेल दबाते जा रही थी, मगर कहीं कोई आहट नहीं थी। कोई पदचाप नहीं, कोई खटपट नहीं। मन कहीं घबराने लगा था। नीरजा दीदी तो खैर मार्केट, क्लब कहीं भी जा सकती थी, पर काम वाली श्यामा की कोई आहट भी नहीं थी। इन दिनों तो खैर नीरजा दीदी का देवर पिंटू भी आया हुआ था, और फिर विमला काकी भी तो इन दिनों यही है। फिर इतना सन्नाटा क्यों? मैंने दरवाजे को धक्का दिया था तो दरवाजा खुल गया था। मैं सीधे विमला काकी की कोठरी की तरफ बढ़ी थी। अंदर झांका था तो अंधेरा छाया हुआ था। मैंने काकी काकी कहकर कई आवाजें दी थी, तो पलंग पर लेटी हुई छाया हिलती हुई दिखाई दी थी। आ जाओ रिंकी, स्विच उधर ही है, जला लो। विमला काकी की रूंधी हुई सी आवाज आई थी। नीरजा दीदी का फ्लैट मेरी ही बिल्डिंग में था। मैं दूसरे माले में थी और वो चौथे माले में रहती थी। हम एक दूसरे को पिछले 4 वर्ष से जानते थे। नीरजा दीदी के पति पुलिस विभाग में एसआई थे। उनकी ड्यूटी आवर्स में अनिश्चितता थी, इसलिए आमतौर पर नीरजा दीदी के पास काफ़ी समय रहता था। वे मेरे साथ शॉपिंग करने जाती थीं। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर के यहाँ या किसी से मिलने जुलने भी हम साथ साथ जाते थे। मेरे पति मिलिट्री में थे। शहर का ये इलाका उन्हें सेफ लगता था, इसलिए उन्होंने फ्लैट लेकर मुझे यहाँ छोड़ दिया था। वे छुट्टियों में आते थे। बाकी परिवार के लोग गांव में रहते थे। हमारी शादी को मात्र 6 महीने हुए थे। अकेले पहले कभी रही नहीं थी, इसलिए कदम कदम पर सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। नीरजा दीदी से मुझे बहुत बड़ा सहारा था, और मेरे पति भी आश्वस्त थे कि मैं अकेली नहीं हूँ। नीरजा दीदी से मेरा प्रथम परिचय उनके घर जाकर ही हुआ था। हम नए नए आए थे और नीरजा दीदी अपने पति व बच्चों के साथ वहाँ पहले से रहती थी। पतिदेव ने कहा था कि अकेली रहोगी, कम से कम बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से परिचय तो कर लो। मुझे भी ठीक लगा था और हम बारी बारी से सबसे मिलने गए थे। सभी लोग अच्छे थे, लेकिन नीरजा दीदी के परिवार से मिलकर बहुत अपनापन लगा था। हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए थे और अक्सर बातचीत होने लगी थी। हम साथ साथ बाहर जाने लगे थे। एक दूसरे के परिवार के बारे में भी बहुत कुछ जानने लगे थे। नीरजा दीदी की सास कभी कभी आती थी। वो कुछ दिन उनके पास रहती थी। उनके ससुर दिवंगत हो चुके थे, मगर सास का बोझ
उन पर नहीं था। शासकीय नौकरी में होने के कारण ससुर की फैमिली पेंशन सास को मिलती थी। गांव में उनका घर था। माँ सास की उम्र के तकाजे के अनुसार उनको चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती थी। फिर भी वे भरपूर कोशिश करती थी कि किसी का सहारा न लेना पड़े। उनका छोटा बेटा पंकज एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। बेटी की शादी पिता के सामने ही हो गई थी। बेटी मंगला अपने दोनों भाइयों से बड़ी थी और एक समृद्ध घराने में ब्याही गई थी। उसके बच्चे पढ़ लिख कर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे थे। वो परिवार की जिम्मेदारियों के कारण माँ से मिलने कम आ पाती थी। छोटा बेटा पिंटू अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधा था। विमला काकी तीनों बच्चों के पास आती जाती रहती थी। वैसे तो विमला काकी पुराने रीति रिवाजों से बंधी थी और बेटी के यहाँ रहना पसंद नहीं करती थी, पर वे कभी कभी बेटी मंगला के यहाँ मिलने इसलिए चली आती थी कि अगर वे नहीं जाएंगी तो सालों बेटी से मुलाकात हो ही नहीं पाएगी। फिर भी वे अपने गांव के घर में स्वाभिमान के साथ रहना पसंद करती थी। माँ तो माँ होती है, इसलिए साल में एक एक चक्कर वे अपने सभी बच्चों के यहाँ लगा लेती थी। हालांकि अब उन्हें सफ़र करने में बहुत तकलीफ होने लगी थी। मैं विमला काकी के बारे में इतना अधिक इसलिए जानती थी क्योंकि जब भी नीरजा भाभी कहीं बाहर जाती थी और विमला काकी यहाँ होती थी तो वे मुझे उनके पास बिठाकर जाती थी और हम बातें करते रहते थे। विमला काकी अपने मन की बातें भी हमसे खुल कर कहती थी, चाहे फिर वो बातें नीरजा दीदी के खिलाफी क्यों ना हो। दरवाज़ा खोलकर वो लाइट जलाकर मैं काकी के पास बैठ गई थी। मैंने उनका माथा छूकर पूछा था, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नीरजा दीदी कहाँ गई हैं? मुझे भी कुछ नहीं बताया। चाय बना दूँ क्या? श्यामा कहाँ गई है? जैसे कई सवाल मैंने एक साथ विमला काकी से पूछ डाले थे। काकी ने आंचल से अपना चेहरा पोंछा था। उन्होंने धीरे से कहा था, मैं ठीक ही हूँ। नीरजा स्टेशन तक पिंटू के साथ गई है। श्यामा को अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाना था, मुझे बता कर गई है। चाय अगर तुम्हें पीनी हो तो बना लो, मैं भी ले लूँगी। मैंने 2 कप चाय बनाई थी। 1 कप काकी को देकर दूसरा मैं स्वयं लेकर बैठ गई थी। मैंने विमला काकी की तरफ सवालिया निगाहों से देखा था। विमला काकी ने अश्रु मिश्रित मुस्कान से मेरी तरफ देखा था, फिर बोली थी, मेरी तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा मन खराब हो गया था। मैंने पूछा था, मुझे कुछ बताना चाहेंगी? बोली थी, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगे, पर पहले ये बताओ रागिनी कि तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती है, और ये भी कि क्या तुम भी अपनी माँ से प्यार करती हो? विमला काकी के सवाल से मैं अचकचा गई थी। हाँ काकी हाँ, मगर ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। माँ और बच्चों का प्यार तो दुनिया जानती है, फिर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? रागिनी माँ बच्चों को गलती करने पर सजा देती है, फिर भी उस सजा से
माँ का अपना दिल भी तड़प जाता है। सजा की समाप्ति पर वो बच्चे की पीड़ा को अपने आंसुओं से दुलराती है। सजा इसलिए दी जाती है कि उस समय बच्चा सुधारात्मक सजा को समझता नहीं, दंडात्मक भाषा ही उसे समझ आती है। उसे धूप में खड़ा रखने के दौरान माँ का अपना दिल भी झुलसता रहता है। पर बच्चे के भविष्य के लिए ये ज़रूरी होता है। लेकिन बच्चे जब वृद्धावस्था में माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तब उनका लक्ष्य क्या होता है? क्या वृद्धावस्था में उनका अपमान करना या ये महसूस करवाना कि वो बच्चों के बिना असहाय है इस उम्र में और उन्हें उनका असहज व्यवहार सहना ही होगा, या कम पढ़े लिखे बुजुर्गों को उनकी स्थिति का बात करवाना उनको सजा देना है? कुछ लोग दूसरों के सामने अपने माँ बाप का अपमान करके अपने आप को बड़ा जताने की कोशिश करते हैं कि वे पिछड़े ज़माने के लोग हैं। क्या ये बुजुर्गों को संवारने का कोई सजा का प्रावधान है या तरीका है? कुछ सवाल दिमाग में गूंजते रहते हैं, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। मैं उन वृद्ध मनीषी महिला के सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही थी, पर दिमाग में ये सारे सवाल झंझावात उठा रहे थे। ऐसा क्या है इस माँ के मन में जो उसे बेचैन किए हुए है? मैंने पूछा था, विमला का कि मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर हाँ तो बताइए, अभी कान पकड़कर उठक बैठक लगाऊंगी और भविष्य में ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी। विमला काकी हंस दी थी। ऐसा कुछ तो नहीं है, पर इन सवालों की रोशनी में कभी अपने आप को भी जज करना। मैंने उन पर बहुत दबाव डाला था। तब वे बोली थी, पड़ोस में रहने वाले परिवार की बहू कल चिल्ला चिल्ला कर अपनी सास को कोस रही थी कि खाते समय तो देखती नहीं हो और खाती चली जाती हो। अब पेट खराब है तो पड़ी रहो गंदे बिस्तर में। तुम्हारा लाडला आएगा तो वही साफ करेगा। मैं नहीं छू सकती। मैं बाहर बैठकर सब सुन रही थी। जी चाह रहा था कि उससे पूछूं कि सास की जगह अगर तुम्हारी अपनी माँ होती तो भी क्या तुम्हारा व्यवहार यही होता? अगर भूख लगी हो और इंसान पेट भर खाना खा ले तो कौन सा गुनाह किया? बुढ़ापे में हर व्यक्ति का कोई न कोई शारीरिक अवयव कमज़ोर हो जाता है। उसमें व्यक्ति का तो कोई अपराध नहीं होता ना। इंद्री हर उम्र में चटपटा खाना मांगती है। फिर सास को या माँ को या किसी भी बुजुर्ग को ये ताना क्यों देना? बात आई है तो मैं ये भी कहूँगी कि तुम्हारी नीरजा दीदी भी इससे अलग नहीं है। क्या तुम जानती हो कि जब उनके यहाँ कोई विशिष्ट मेहमान आता है तो उससे मेरा परिचय नहीं करवाया जाता, जबकि वो जानती हैं कि मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और उसके ससुर पुलिस अधीक्षक पद से रिटायर हुए हैं। क्या किसी भी व्यक्ति का पूरा ग्लैमर बुढ़ापे के कारण नष्ट हो जाता है? मेरे ख्याल से तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की कद्र होनी चाहिए, आयु की नहीं। आज अगर हम आधुनिक वस्त्र नहीं पहनते तो क्या गंवार हो गए? और अगर ऐसा है भी तो हम माँ बाप तो है ना। किसी भी बहस के दौरान जो जी में आए बड़े बूढ़ों को कह लेना और
अगर वो एक भी जवाब दे दें तो ये कहना कि आपसे तो बात करना ही बेकार है, आपके मुंह कौन लगे, जैसे वाक्य कहकर उनको हीन भावना से ग्रसित करना। विमला काकी थोड़ा ठहर कर बोली, मेरी छोटी बहू चाहती है कि मैं हमेशा उसके पास रहूं, इसलिए नहीं कि मैं उसकी बुजुर्ग सास हूँ और वो मेरी देखभाल करना चाहती है, बस इसलिए कि मैं उसके बच्चों की, वो उसके पूरे परिवार की देखभाल इस उम्र में भी करती रहूं और वो बेफिक्र रहे। घर की तरफ से, क्योंकि वे पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं, बच्चे भी छोटे हैं और घर में मेड की ज़रूरत पड़ती है। मेरे रहने से मेड का सुपरविज़न होता रहता है। वैसे वक्त आने पर वो भी जता देती है कि मेरे खर्चे वो उठा रही है, यानी मुझे मेरी सैलरी भी दी जा रही है। वो ये भूल जाती है कि उन लोगों पर, वो बच्चों पर मैं कितना खर्च करती रहती हूँ। मैं पेंशन होल्डर हूँ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि प्राथमिक रिश्ते इतने बेईमानी क्यों हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, रिश्तों का मतलब ही भूल गए। किसी भी बातचीत के दौरान तलखी ले आना, ये भूल कर कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमसे उम्र में कितना बड़ा है, या कि उससे हमारा रिश्ता क्या है, या कि अगर वो हमारे जीवन में ना होता तो आज हम किस हालत में होते। मुझे फख्र है कि मेरी बेटी अपनी सास को अपने साथ न सिर्फ रखती है बल्कि माँ की जगह भी देती है। उसकी सास भी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने तो मंगला बेटी से कहा भी था कि अगर वो चाहे तो नौकरी कर सकती है, बच्चों को सब मिलकर संभाल लेंगे, पर उसने मना कर दिया था। उसने अपनी सास से कहा था कि जितने पैसे हमें खर्च के लिए चाहिए वो आराम से बिजनेस से निकल आते हैं, फिर धन की इतनी लिप्सा क्यों। रही बात समय बिताने की, वो तो आप देख ही रही हैं कि अच्छे से बीत रहा है। बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और प्रतियोगिता परीक्षा में जगह बना रहे हैं। ये आप सबका आशीर्वाद है। मेरी नौकरी की इच्छा तो इनके माध्यम से अपने आप पूरी हो जाएगी। माँ बिना किसी कोचिंग के छोटे से शहर में परीक्षाओं में सफल होना छोटी बात तो नहीं है ना। विमला काकी ने आगे बढ़ते हुए धीरे से कहा था, एक बड़ी कमी मैं मंगला में भी महसूस करती हूँ, और वो ये है कि वो अपने घर के बुजुर्गों से बातचीत बहुत कम करती है। इसे हम अन्यथा भी ले सकते हैं, पर वो इसे अनुशासन मानती है। मुझे याद आता है अपना बचपन, यानी मायके का माहौल। मैं लगभग 12-14 साल की रही होंगी। मैं शायद 10th में पढ़ती थी। वो मेरे से बड़े भाई शशांक मेडिकल कॉलेज में संडे संडे घर आते थे तो बैग में ढेर सारे गंदे कपड़े धोने के लिए लाते थे। बोलते थे, तुमने डोमेस्टिक होम साइंस लिया है, अपनी लॉन्ड्री इन कपड़ों पर करके दिखाओ तो मानूं। बड़ी भाभियां हंसती रहती थीं और हम जुट जाते थे। मन में ये फीलिंग भी थी कि वहाँ भैया को टाइम नहीं मिलता, मैं धो दूंगी तो उनको थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। इस उम्र में भी हमारे रिश्ते इतने मजबूत हैं कि जब उनके घर जाने पर मैं थक कर सो जाती हूँ तो मेरे कमरे में आकर
वो खुद कमरे में आकर एसी चलाते हैं, मुझे कंबल उड़ाते हैं, मेरे कमरे में थोड़ी सी मिठाई, पानी, दूध वगैरह रखते हैं। वो कभी नहीं भूलते क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ। एक 85 वर्ष के व्यक्ति का अपनी बहन के लिए सारे काम खुद करना उनका प्रगाढ़ प्रेम है, जबकि करने वाले रहते हैं। आज की पीढ़ी में वो प्यार ढूंढे नहीं मिलता। जरूरत पड़ने पर, पैसा होने पर नर्स लगा दी जाती है, सारे काम भी हो जाते हैं, पर प्रेमी स्पर्श नहीं मिलता। जैसे माँ की गोद में थपकते हुए ही बच्चे को नींद आने लगती है, वैसे ही माँ बाप को बच्चों की प्रेमिल स्पर्श अत्यंत शीतल वो आराम देने वाला लगता है। बुजुर्गों को सिर्फ आपका पैसा नहीं चाहिए, बल्कि आपका ध्यान, आपका प्यार, आपका थोड़ा सा समय, वो सम्मान चाहिए। विमला काकी के सवालों ने मुझे झकझोर दिया था। मैंने मन ही मन उस महान महिला को, मानसिक विदुषी को प्रणाम किया था और ये सबक ले लिया था कि अगली बार पति के आने पर मैं ये घर छोड़कर गांव में सास ससुर के पास ही रहा करूंगी। सबकी तरह मेरे बच्चे भी गांव में पढ़ेंगे, बाद में हॉस्टल में रहेंगे। मैंने खुद से पूछा था कि बूढ़े सास ससुर व परिवार के अन्य सदस्यों को छोड़कर मैं यहाँ आई क्यों रहने? कोई अन्य सटीक कारण तो नहीं था। एक बात और सोची थी कि मैं नीरजा दीदी से भी कुछ सवाल करूंगी, परिणाम चाहे कुछ भी हो। नमस्कार।